गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समाजीकरण की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि समाजीकरण की प्रक्रिया मानव समाज के सांस्कृतिक इतिहास की आधारशिला है। यानी मानव एक ऑर्गेनिक बॉडी से, सावयवी शरीर से सामाजिक मानव समाजीकरण के द्वारा ही बनता है। क्योंकि प्रारंभ में जब मनुष्य जन्म लेता है तो शिशु रूप में वो केवल अस्थि मांस का ढांचा मात्र होता है और समाज की जो गतिविधियां हैं उनमें वह समाजीकरण के माध्यम से ही एक सामाजिक प्राणी या प्रकारात्मक सदस्य बन पाता है। संक्षिप्त रूप में हमने चर्चा की थी कि सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है और जिसे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषित करने का भी प्रयास किया। जैसे जॉनसन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के समर्थ बनाता है वही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ग्लिन कहते हैं कि जब व्यक्ति समाज में अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह करता है तो भूमिका निभाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। टोलकन पार्सन्स ने समाजीकरण को आंतरिकरण कहा। यानी मूल्यों का जो आंतरिकरण हम करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों को हम जो सीखते हैं वही प्रक्रिया आपकी समाजीकरण कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण है। इस प्रकार से समाजीकरण एक प्रकार्यात्मक प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण से व्यक्ति एक सक्रिय सदस्य बनता है। संगठनात्मक प्रक्रिया है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। हम जो नकारात्मक प्रक्रियाओं को सीखते हैं वो समाजीकरण नहीं कहलाता। इसीलिए हमने आगे समाजीकरण की विभिन्न पक्षों की भी चर्चा की कि समाजीकरण एक आजन्म प्रक्रिया है जो मनुष्य जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ करता है। मृत्यु तक अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। फिर हमने एक पक्ष और चर्चा की कि समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान सापेक्ष है। यानी ये समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया तो है ही, किंतु समय और स्थान के अनुसार समाजीकरण का स्वरूप बदल जाता है। जिसे हमने उदाहरण के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया था कि जैसे अफ्रीका जनजाति में अभिवादन करने का तरीका थूकना है तो वहीं भारतीय समाज में इस तरह के अभिवादन को सही नहीं माना जाता। तो वो स्थान सापेक्ष हो गया कि स्थान विशेष के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया अलग हो सकती है। और इसी तरह हमने बात की थी कि समय के हिसाब से भी समाजीकरण का स्वरूप बदलता रहता है। फिर हमने ये भी चर्चा की कि समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की ही प्रक्रिया, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे कि जो भी समाज सम्मत व्यवहार है, मूल्य है, वो सब कुछ जो सीखता है आदमी, चाहे वो भौतिक संस्कृति का स्वरूप हो या अभौतिक संस्कृति का, वो संपूर्ण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। और चूंकि समाजीकरण के माध्यम से मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता, अपने मूल्यों को आत्मसात करता है, इसलिए वो समाजीकरण के माध्यम से समाज का एक प्रकारात्मक सदस्य बनता है। तो इस तरह से ये उसके कुछ प्रक्रियात्मक पक्ष हैं जो समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करते हैं। अब हमारे मानस में ये सवाल उठता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, क्योंकि समाजशास्त्री टोलकन पार्सन्स ने कहा कि एक बच्चा उस पत्थर के समान होता है जो जन्म के द्वारा सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है। अर्थात बच्चा जब पैदा होते ही समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है तो वो केवल अस्थि मांस का ढांचा मात्र होता है और उस समाज रूपी तालाब में रहकर वो समाजीकरण करता है और एक मानव शरीर मात्र होते हुए उसमें जो सीखने की क्षमता होती है वही उसे सामाजिक बनाती है। तो इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया
चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में हर समय हर परिस्थिति बदलती रहती है और उन परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो कुछ देखते हैं, जो सकारात्मक है समाज के लिए, उसको हम आंतरिकरण करते हैं यानी सीखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सीखते कैसे हैं, कि हम समाजीकरण किन किन चरणों से होकर हमारा समाजीकरण होता है, या यूँ से कह सकते हैं कि स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन कैसे होता है, यानी व्यक्ति का समाजीकरण किन किन सोपानों से होकर गुजरता है। तो इसका सही विवरण करना तो कठिन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति का परिवेश अलग होता है, सामाजिक परिवेश अलग होता है, भौगोलिक परिवेश अलग होता है, और हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। फिर भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों से व्यक्ति अगर जिस तरह से गुजरता है उसको एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है। तो उसको लेकर टॉलकिन पार्सन्स ने समाजीकरण में 4 सोपानों की बात की थी। फिर अन्य समाजशास्त्रियों ने उस सोपानों को 2 भागों में और बांटा था, और इस तरह से संपूर्ण जीवन को उन्होंने 6 भागों में बांटकर समाजीकरण को समझाने का प्रयास किया है। जब हम इनकी पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण की सोपानों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम वो कहते हैं मौखिक अवस्था होती है व्यक्ति की, ओरल स्टेज जिसे बोलते हैं। यानी इस स्टेज में, इस अवस्था में शिशु जन्म लेता है। उसे केवल सर्द गीले आदि का ही चीज़ें जैसे महसूस होती हैं, वह रोता चिल्लाता है, यानी इसमें उसके मुख की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी उसके जो भी हाव भाव हैं वो चिल्लाने के रूप में, रोने के रूप में जब बालक करता है तो उसी को समझकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये स्थिति मौखिक निर्भरता पर स्थापित होती है। यही समाजीकरण का प्रथम सोपान प्रारंभ होता है। इस अवस्था में शिशु अपने भोजन के समय के बारे में संकेत देना शुरू करता है। पार्सन्स स्पष्ट कहते हैं कि माता व शिशु की उप प्रणाली ये बन जाती है। परिवार के दूसरे सदस्य उन चीज़ों से परिचित नहीं होते, केवल उसकी माँ, क्योंकि उसके संपर्क में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वही उसकी आधारशिला होती है। दूसरे सदस्यों के लिए बालक महज एक संपदा है, किंतु माता के लिए के साथ शिशु एक सिस्टम स्थापित होता है। उपप्रणाली इतनी सशक्त होती है कि अन्य व्यक्ति जो शिशु की देखभाल करता है उसमें माता की स्थिति से अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी इसमें माता की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि मौखिक अवस्था जो 1 साल तक मानी जाती है, इसमें शिशु कुछ आंतरिकृत करने की स्थिति में नहीं होता, वह अपने और माता के बीच अंतर भी नहीं कर पाता, बल्कि वह अपनी केवल आवश्यकताओं के लिए रोता चिल्लाता है, यानी उसमें उद्दीपन का भाव होता है, और उससे ही वो सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। दूसरी स्टेज है सोच अवस्था या सोपान अवस्था, एनल स्टेज जिसे बोलते हैं। अब इसको लेकर, इस समय अवधि को लेकर अलग अलग समाजों में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है कि सोच सोपान, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृतियाँ अलग हैं, आयु के दृष्टिकोण में भिन्नता मिलती है। तो सोच संबंधी जो अवस्था मानी गई है 5 से 7 वर्ष के बीच में मानी गई है। इसमें जो बच्चे का प्रशिक्षण प्रारंभ होता है वो माता के द्वारा होता है। माता अपने सांस्कृतिक परिवेश से उसको परिचित कराती है। अब ये सांस्कृतिक परिवेश भी ग्रामीण और शहरी समाजों में भिन्न हो सकता है। जैसे भारतीय समाज के संदर्भ में इसे समझें तो शहरी पर्यावरण में सोच संबंधी प्रशिक्षण के अंतर्गत 3 वर्ष की उम्र तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है, यानी वो नग्न अवस्था में नहीं घूमता। जबकि यही आदतें अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो 4-5 वर्षों तक बालक को अर्धनग्न अवस्था में हम देख सकते हैं,
यानी वह इस प्रक्रिया को सामान्य स्थिति से जुड़ने में उसे समय लगता है। और पश्चिमी समाजों में तो आत्मनिर्भरता के मूल्य भारतीय समाज से बिल्कुल भिन्न हैं। और इसी तरह से यदि हम भारतीय समाज में लड़के लड़कियों में सोच संबंधी गोपनीयता की बात करें तो वो भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से सोच सोपान की अवस्था में बालक बातचीत करना सीखता है, वो चलने फिरने लग जाता है, उसके सामाजिक संबंध भी बढ़ते हैं क्योंकि वह अब माँ की जो दायरा है उससे बाहर निकलकर अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से और मित्रों से अंतःक्रिया करना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से इसका संबंध का परिवेश समाज और आसपास के परिवेश से उसका संपर्क होता है और वहीं से वो अपने मित्र समूह से, परिवार के अन्य सदस्यों से कुछ न कुछ जो मौलिक चीज़ें हैं, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, वो सीखना प्रारंभ करता है। तीसरी अवस्था है ओडिपल सोपान। अब ओडिपल सोपान जैसा कि हमने कहा कि सोच सोपान है, सोच स्टेज है, उसके आधार पे हम इससे आगे बढ़ते हुए इस सोपान को लेते हैं। तो सामान्यतः जब चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक की अवस्था को इसमें माना गया है। ओडिपल क्राइसिस प्राय 4 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और 5 वर्ष या अधिक 6 वर्ष तक रहता है। उसके बाद गुप्तावस्था काल प्रारंभ होती है। इस काल में बालक लिंग भेद को और सहज अनुभव करने लगता है और यही समय होता है जिसमें ओडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भाव जन्म लेता है। ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा फ्राइड ने दी थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने कहा कि बच्चों में यौन भावना प्रारंभ हो जाती है जिसमें 2 तरह की भावनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़की की उस भावना को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपनी माँ से ज़्यादा नज़दीकी महसूस करता है। पिता से उसको इतना नज़दीकी नहीं होती, निकटता नहीं होती जितनी कि वो माँ से अपने आप को और उस पर अपना एकाधिकार समझने लगता है। वहीं इसके विपरीत इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वह अवस्था होती है जिसमें लड़कियाँ यानी बच्चियाँ अपने पिता के प्रति ज़्यादा भाव रखती हैं, उनसे निकटता महसूस करती हैं, इसके विपरीत माँ के। तो इस तरह से जो विपरीत लिंग भेद के आधार पे जब बच्चा माता और पिता से जो निकटता महसूस करता है उसी को मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी। तो इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास के सामाजिक परिवेश को जान ही जाता है। इसके साथ जो गोपनीय अवस्थाएं होती हैं उसमें लिंग भेद, यौन भेद की जो अंतर होता है उसको भी सीख जाता है। यानी ये अवस्था सामान्यतः 12 से 13 वर्ष की मानी गई है। फिर अगली अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन में एक संक्रांतिक काल के रूप में मानी जाती है क्योंकि उस उम्र में बालक माता पिता के नियंत्रण से तो मुक्त होना चाहता है किंतु जो बड़ों के कर्तव्य हैं उनसे भी विमुख रहना चाहता है। यानी वह इस काल में कैशोर्य संकट उपस्थित हो जाता है। किशोर अवस्था के साथ बालक के शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। यानी ये ऐसी अवस्था है जिसमें उसके मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, साथ में शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी समय होता है जब वह ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। अतः एक तरह से वो सीमांत संस्कृति का भी वाहक बन जाता है। यानी वो ना तो छोटों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है ना बड़ों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इस काल में उसमें अनेक तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब जैसे अमेरिका में तो किशोरावस्था में बच्चों को व्यवसाय में लगा दिया जाता है, जबकि हमारे भारतीय समाज में किशोरों को इस तरह की मानसिक पृष्ठभूमि के लिए तैयार नहीं किया जाता। दूसरी ओर इस अवस्था में
लड़के और लड़कियों में भी शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और वो अपने आप को जब तक उनका समाजीकरण सही तरीके से नहीं किया जाएगा, उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को नहीं बताया जाएगा, उनके मनोभावों को नहीं समझा जाएगा, तब तक वो एक संकट या मनोवैज्ञानिक तनाव महसूस करते हैं। तो इसलिए इस अवस्था को प्राणीशास्त्रीय रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये 4 समाजीकरण के मुख्य सोपान हैं जिनके द्वारा मनुष्य का समाजीकरण प्रारंभ होता है। किंतु केवल 4 सोपानों के द्वारा ही व्यक्तित्व की रचना नहीं हो जाती, उसकी व्यक्तित्व का निर्माण जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए पार्सन्स के अलावा अन्य समाज वैज्ञानिकों ने 3 सोपानों की ओर चर्चा की है, जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।